हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत सही होंगे और इस लॉकडाउन में घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और घर में रह करके अभ्युदय योजना के इस यूट्यूब चैनल के साथ पढ़ते रहिए। तो आज आज है सैटरडे और सैटरडे को जैसे कि हमारा हमेशा एक स्पेशल लेक्चर होता है बिना शेड्यूल के। शेड्यूल में तो कोई आज लेक्चर है नहीं। तो आज जो है मैंने जैसे कि पहले आप लोगों से वादा किया हुआ था, जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का वीडियो लेकर के आए थे, तो उस ट्रांसपोर्टेशन वाले वीडियो में शेड्यूल में क्योंकि एक ही लेक्चर था, तो उस एक लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन पूरा कवर हो नहीं पाया था। तो उस वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था जो परिवहन की जो सुविधा रोड्स प्रोवाइड करती हैं, तो हमने रोड के बारे में बात किया था। उसी दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो परिवहन के जो साधन उपलब्ध कराते हैं, परिवहन की जो सुविधा उपलब्ध कराते हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण योगदान देखा जाए तो रोड्स का है। फिर हम देखते हैं उसी तरीके से सड़कों के अलावा जो रेल मार्ग है या रेलवे, वो भी परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती है। वायुयान या फिर अगर हम एयरवेजेस देखें तो एयरवेज के द्वारा भी परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। फिर कुछ इसी तरीके से जल मार्गों के द्वारा भी परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है। और उसी तरीके से कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पाइपलाइंस के द्वारा होता है। लेकिन जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन में सबसे महत्वपूर्ण जिस वस्तु का परिवहन होता है वो है प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के लिए हम लंबे समय से करीब 1962 से हम लोग पाइपलाइन का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब नया कॉन्सेप्ट भी अंडर ट्रायल है, वो भी नई टेक्नोलॉजी भी आने की कगार पर है, फिर उसमें भी रिसर्च चल रहे हैं। तो वो है आपकी जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है, ये जिसे हम लोग बुलेट टेक्नोलॉजी कहते हैं। उसमें क्या है, हाइपरलूप में उसमें भी पाइपलाइन के द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन होगा। बट अभी तक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का। अब लेकिन जो रिसर्च की फेज पर न्यू टेक्नोलॉजी है, उसमें पाइपलाइन के थ्रू ह्यूमन का भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाना संभव होगा। जैसे कि हम रेलवेज देखते हैं, रेलवे से हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ह्यूमंस का, वैसे ही परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएगा जो आपकी पाइपलाइन है। उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रियों को भी हम ट्रेवल करा सकते हैं। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी अंडर रिसर्च है। आगे आने वाले भविष्य में हम देखेंगे कि पाइपलाइन के थ्रू भी ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यात्रियों का परिवहन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमने सड़कों के बारे में बात कर ली थी कि जो परिवहन की सुविधा हमें सड़क प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से हमने नेशनल हाईवेज देखे, हमने स्टेट हाईवेज की बात कर ली। ठीक है, कुछ अन्य जो केंद्र सरकार के द्वारा 7 चरणों में जो विकास किया जाना था उसके बारे में हम लोगों ने बात किया, जिसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर देखा, कुछ प्रमुख हाईवे देखे। ठीक है, ग्राम सड़कें क्या होती है देखा, जिले सड़कें क्या होती है देखा, तो वो सब हम लोग उसमें कवर कर चुके थे। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे जो जल मार्गों के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्राप्त होती है, यानी कि वाटरवेजेस को हम देखेंगे। हमें रेलवेज देखने हैं, वायुयान देखना है, पाइपलाइन देखनी है। ठीक है, तो इसमें जो जल मार्ग है उसमें ही थोड़ा सा लंबा खींचेगा वीडियो, बाकी रेलवे वायुयान ये सब तो 10-15 मिनट का क्लासेस है। ठीक है, 10-15 मिनट में कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जल मार्ग, जल मार्गों द्वारा परिवहन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वाटरवेजेस। ठीक है, चलिए अब हम लोग जब जल मार्गों द्वारा परिवहन को जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें मैंने थोड़ा सा मैंने ब्रीफ समरी आप लोगों को लास्ट वीडियो में दे दिया था, बट वो समय कम था तो मैं ज्यादा उसको एलेबरेट कर नहीं पाया, बहुत ज्यादा डिटेल में बता नहीं पाया। तो आज हम लोग फिर से इसी को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने जब जलमार्गों द्वारा परिवहन की बात की थी तो मैंने कहा था जलमार्गों के द्वारा 2 तरीके से परिवहन होता है। एक तो अंतर्देशीय, या इसी को हम कह सकते हैं अंतःस्थलीय, यानी कि देश की सीमा के भीतर ही। ठीक है, देश की सीमा के भीतर ही जलमार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन, उसको हम बोलेंगे अंतर्देशीय या अंतःस्थलीय। ठीक है, इसमें जो है किन किन साधनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं,
कैसे कैसे अंतर्देशीय जो जलमार्ग है उनका हम लोग विकास कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे, एक तो नदियों के द्वारा हम लोग देश के भीतर जलमार्गों का विकास कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे झील के द्वारा, जो झीलें वगैरह हैं, तो जैसे कि वेम्बनाथ झील है, पुलिकट झील है, इनके द्वारा भी हमने वो किया है, जलमार्गों का विकास किया है। चिल्का झील में भी हमने जलमार्ग का विकास किया है, ठीक है, किसी आइलैंड तक जाने के लिए। और फिर देखते हैं नहरों के द्वारा, ठीक है, तो नदियों, झीलों और नहरों के द्वारा। इसमें से नहरों का अपना एक अच्छा खासा योगदान है, क्योंकि अब जिन स्थानों पर नदियां नहीं है वहां पर अगर हमें जलमार्गों का विकास करना है तो हम कैसे करेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि हम क्या करेंगे, एक नदी से दूसरी नदी को नहर के द्वारा मिला देंगे और फिर हम उसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सभी की बात करूंगा। फिर हम दूसरा जो इसका पार्ट होगा, एक तो अंतर्देशीय हो गया, भारत की सीमाओं के भीतर। दूसरा हम देखेंगे महासागरीय परिवहन। महासागरीय परिवहन में क्या होगा? महासागरीय परिवहन में एक देश से दूसरे देश तक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो महासागरीय परिवहन के द्वारा होता है, ठीक है। यानी इसको हम कह सकते हैं तो नेशनल हो जाएगा, ये क्या है, इंटरनेशनल हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें बड़े बड़े जहाज चलेंगे, ठीक है, बड़े जो पोत हैं वो इस वाले परिवहन में उपयोग में आएंगे, ठीक है। इसमें बहुत बड़े जहाज तो चल नहीं सकते, इसमें स्टीमर, नावे, ठीक है, छोटे मोटे जो क्रूज वगैरह हैं वो इसमें उपयोग में आएंगे। मतलब जो साधन देखेंगे हम तो इसमें साइज का छोटा होगा क्योंकि नदियों में है, ठीक है, नदियों की गहराई भी स्वाभाविक तौर पे कम होती है, इस वजह से बहुत बड़े जलयानों का हम इसमें इस्तेमाल कर नहीं सकते, छोटे मोटे जलयान, स्टीमर वगैरह ये सब। लेकिन जब हम महासागरीय परिवहन की बात करेंगे तो इसमें बड़े आकार के जहाजों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब जब महासागरीय परिवहन को हम डिस्कस करेंगे तो इसमें हमें दो चीजें देखनी है। इसमें हमें देखने हैं बंदरगाहों को। तो बंदरगाहों को हम दो तरीके से बांटते हैं, बड़े बंदरगाह और दूसरा देखेंगे छोटे एवं मध्यम बंदरगाह, ठीक है। इसमें हम देखेंगे बड़े बंदरगाह और छोटे एवं मध्यम बंदरगाह। इसमें हम देखेंगे महासागरीय परिवहन के अंतर्गत। चलिए, अब जब हम लोग, हमारे लिए महत्वपूर्ण है इन बड़े बंदरगाहों को पढ़ना। जब हम देखेंगे बड़े बंदरगाहों को तो हम देखेंगे कि हमें हमारे यहाँ मुख्य 13 बड़े बंदरगाह, तो हमें 13 बड़े बंदरगाहों को पढ़ना है और वहीं से आपका क्वेश्चन पुट होता है। छोटे और मध्यम आकार के जब बंदरगाहों की बात करेंगे तो ऐसे जो है भारत में लगभग 185 बंदरगाह हैं, छोटे एवं मध्यम आकार के, ठीक है। जब हम अंतर्देशीय या अंतःस्थलीय परिवहन की बात करेंगे तो अच्छा, भारत में जो जलीय जलमार्ग हैं, जो ठीक है, भारत की जो अंतःस्थलीय जो जलमार्ग है उसकी भारत के अंदर व्यापक संभावना है, ठीक है, अच्छी खासी संभावना है, क्योंकि भारत नदियों का देश है, प्रचुर मात्रा में नदियां हैं, इसलिए भारत में जलमार्गों के विकास करने की अपार संभावना है। लेकिन इसकी ओर थोड़ा सा ध्यान कम दिया गया, ठीक है, बहुत लेट में ध्यान दिया गया। लेकिन अब जो जलमार्ग हैं, जलमार्गों के विकास की ओर सरकार अच्छा खासा ध्यान दे रही है। तो हम जब अंतःस्थलीय जलमार्गों की बात करेंगे, अंतर्देशीय जलमार्गों की बात करेंगे, तो अभी तक जो प्रेजेंट में हम देखें तो जो है लगभग जो अगर प्रेजेंट में हम देखते हैं तो 6 जलमार्ग ऐसे हैं जिनका विकास हो चुका है, ठीक है, और लगभग 105 जलमार्ग ऐसे हैं जो प्रस्तावित हैं। यानी कि अगर हम अंतर्देशीय अंतःस्थलीय जलमार्गों की बात करें तो 111 जलमार्गों के विकास करने के बारे में सरकार ने प्रस्ताव प्रस्तुत कर रखा है, या फिर 111 जलमार्गों को डेवलप करने के लिए सरकार ने मतलब चिन्हित कर रखा है 111 जलमार्गों को। अब इन 111 जलमार्गों में से 6 जलमार्ग ऐसे हैं जिनका विकास हो चुका है, विकास पूरा हो गया है, और बाकी के 105 क्या है, इनको डेवलप करने की अभी प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। 6 का विकास पूरा हो चुका है और 105 अन्य ऐसे हैं जिनका डेवलपमेंट अभी चल रहा है, ठीक है, विकास की प्रक्रिया भी प्रोसेस में है। तो यहां पर हम इन 111 को तो नहीं देखेंगे, लेकिन इन 6 जलमार्गों को जिनका विकास हो चुका है, ठीक है, नेशनल जलमार्ग 1 से लेकर के नेशनल जलमार्ग नंबर 6 तक, इनको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपके यहीं से पुट होते हैं,
ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने के लिए कुछ 2-4 पॉइंट्स और ध्यान दे लीजिए। जैसे कुछ संस्थानों के बारे में देख लीजिए। इन जलमार्गों का विकास करने के लिए भारत में कुछ संस्थान भी एक्टिव हैं। कुछ संस्थान हैं जो जलमार्गों का विकास कर रहे हैं, जल परिवहनों का जो विकास कर रहे हैं। तो इन संस्थानों में जब हम देखेंगे, प्रमुख जब हम लोग संस्थान में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। सबसे प्रमुख जो संस्थान है वो है राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जो कि भारत के अंदर जो ये वाटर वेजेस हैं इनका निर्माण करने और विकास करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में। इसके राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। कौन कौन से 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो एक है आपका पटना में, एक है आपका कोलकाता में। ठीक है, एक पटना में हो गया, एक कोलकाता में हो गया, एक आपका है गुवाहाटी में। ठीक है, पटना में है, कोलकाता में हो गया, गुवाहाटी में हो गया, और एक है आपका कोचीन में। कोचीन केरल, गुवाहाटी असम, कोलकाता वेस्ट बंगाल और पटना बिहार, और ये हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो एक तो संस्थान है राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इसी तरीके से एक संस्थान है, एक अन्य संस्थान है जिसको हम कहते हैं केंद्रीय जल परिवहन संस्थान। ठीक है, केंद्रीय जल परिवहन संस्थान। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसको हम बोलते हैं केंद्रीय जल परिवहन निगम। ठीक है, केंद्रीय जल परिवहन निगम। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ठीक है, केंद्रीय जल परिवहन निगम हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता में। इसी तरीके से तीसरा है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, जल क्रीड़ा मीन्स वाटर स्पोर्ट्स। इसका हेडक्वार्टर कहां है? गोवा में। तीसरा संस्थान हो गया राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, कहां? गोवा में। इसी तरीके से एक और संस्थान है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान। चौथा राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान। ठीक है, 4 हमें मुख्य देखने हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण हेडक्वार्टर कहां? नोएडा में। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान हेडक्वार्टर कहां? गोवा में। इसी तरीके से राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान हेडक्वार्टर कहां? पटना में। पटना बिहार में हेडक्वार्टर है किसका? राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान का। केंद्रीय जल परिवहन निगम हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता में। तो आपको 4 मेन ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं जो कि जलमार्ग संबंधी जो भी प्रबंधन और उनका निगमन करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, वाटर स्पोर्ट्स को डेवलप करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे 4 मुख्य संस्थानों को आपको ध्यान देना है। 1, 2, 3, 4। और जो राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है इसका काम क्या है? नाम से ही साबित दिख रहा है, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, यानी कि भारत की सीमाओं के अंदर
जो जल मार्ग है उनको डेवलप करने का, उनको प्रबंधन, उनके विकास करने की जिम्मेदारी जिस प्राधिकरण के ऊपर है, ठीक है ना, जिस अथॉरिटी के ऊपर है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नोएडा में है। और उसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय देखने हैं, 1 2 3 4, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोचीन। यहाँ से एक क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे कि जो भी मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग बताए कि 111 राजमार्गों के विकास की ओर अग्रसर है सरकार, जिसमें से 6 का विकास हो चुका है, ठीक है। मतलब कुल 111 जलमार्गों का विकास करने के लिए अग्रसर है सरकार, जिसमें से 10 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है और उन 10 में से 6 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, ठीक है। तो देखिए है टोटल 111 जलमार्ग, उन 111 में से 10 ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं और उन 10 राष्ट्रीय जलमार्गों में से 6 का विकास पूरा हो चुका है, ठीक है। 6 का जो निर्माण है वो फाइनल हो चुका है। तो देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग, ये अंतर्देशीय जलमार्ग वाला जो हमने 2 उसमें बांट के पढ़ा था ना, तो जलमार्गों के द्वारा परिवहन को अंतर्देशीय जलमार्ग और महासागरीय जलमार्ग। तो अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग की। पहला मैं हटा देता हूं, हम लोग बात कर रहे हैं अंतर्देशीय जलमार्ग की, ठीक। अब अंतर्देशीय जलमार्ग में हमको देखना क्या है, राष्ट्रीय जलमार्गों को। मैंने बताया 6 नेशनल वाटरवेज ऐसे हैं जिनका विकास पूरा हो चुका है। उसमें से पहला कौन सा है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है दोस्तों, ये हमारा इलाहाबाद से लेकर के, इलाहाबाद से पटना, पटना से फरक्का, ठीक है, इलाहाबाद से पटना, पटना से फरक्का और फरक्का से हल्दिया तक डेवलप किया गया है। फरक्का से हल्दिया तक इसका विकास किया गया है, यानी जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है वो उसको 3 चरणों में पूरा किया गया है। जो पहला चरण है वो इलाहाबाद से पटना तक किया गया, दूसरे चरण में पटना से फरक्का और तीसरा चरण फरक्का से हल्दिया। वैसे इसको देखा जाए तो उल्टी तरीके से इसका हुआ, पहले हल्दिया से फरक्का तक इसका विकास किया गया। फरक्का जो मुर्शिदाबाद के पास एक डैम भी है, उसमें क्या किया गया है, फरक्का बांध में जो गंगा नदी का पानी उसको स्टोर कर लिया जाता है और जब आवश्यकता होती है तब उसको जो गंगा की 2 ट्रिब्यूटरी हैं, सॉरी जो वितरिकाएं हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, जिसमें से एक को हम कहते हैं भागीरथी और एक है हुगली। तो जब भी पानी की आवश्यकता होती है तो हम भागीरथी या हुगली में वो फरक्का बांध से पानी को छोड़ देते हैं। तो हल्दिया से फरक्का तक का जो गंगा नदी है वो साल भर पर्याप्त रूप से पानी से भरी रहती है, गहराई भी वहां पर पर्याप्त है। इस वजह से फरक्का से हल्दिया तक बहुत पुराने समय से ही जो जहाज है, मालवाहक जहाज वगैरह, यात्री जहाज वगैरह बहुत पहले से ही चल रहे हैं, ठीक है। कहां से कहां तक, फरक्का से हल्दिया तक। तो फरक्का से हल्दिया तक जो ये रूट है ये है कुल 560 किलोमीटर का। फरक्का से हल्दिया तक का जो जलमार्ग का रूट है वो 560 किलोमीटर है। पटना से फरक्का तक है टोटल 460 किलोमीटर और इलाहाबाद से पटना तक है टोटल 600 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको 3 फेजेस में, 3 चरणों में इस राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 का विकास किया गया। पहले हल्दिया से फरक्का तक, फिर फरक्का से पटना तक और अब इलाहाबाद से पटना तक का विकास चल रहा है, ठीक है। अब इलाहाबाद से पटना तक का जो निर्माण का कार्य है चल रहा है, क्योंकि पटना से इलाहाबाद तक जो गंगा नदी है उसमें पानी की मात्रा भी कम रहती है, गहराई भी कम है, इस वजह से उसकी गहराई बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उसमें जल की वर्ष भर जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित किए जाने का कार्य कर रहा है। तो जब ये वाला जब फेज पूरा हो जाएगा तब हम इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक हम देखेंगे जलमार्ग का विकास हो चुका होगा और
उसमें जो है उससे ट्रांसपोर्टेशन की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है ये कुल है 1320 किलोमीटर लंबा। ठीक है, कुल कितना है 1320 किलोमीटर लंबा। सबसे बड़ा जलमार्ग है प्रेजेंट टाइम पर, भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है। ठीक है, सॉरी 1620 किलोमीटर, 1320 नहीं। ठीक है, 5 4 9 1620 किलोमीटर। इसका निर्माण कब हुआ था, तो अगर हम निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण दोस्तों हुआ था 1986 में। 1986 में इसका निर्माण हुआ। कहां से, कौन कौन से राज्य से होकर किया जाता है, तो अगर हम राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का साहबगंज जिला और वेस्ट बंगाल। तो इन 4 राज्यों से होकर के इस जो जलमार्ग है इसका विकास किया गया है। ये जो जलमार्ग है 4 राज्यों से होकर जाता है। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो पहली बात तो सबसे पुराना है और प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है। कुछ अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं, विशेषताओं की बात करें तो सबसे बड़ा व सबसे पुराना राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, सबसे बड़ा व सबसे पुराना राष्ट्रीय जलमार्ग है ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। सबसे लंबा जलमार्ग है, सबसे लंबा जलमार्ग हो गया। कौन कौन सी नदियों में इसका विकास है, तो देखिए गंगा, गंगा के बाद भागीरथी और हुगली। इन 3 नदियों में इसका विकास किया गया है। बाकी भागीरथी जो हुगली है ये गंगा की ही वितरिकाएं हैं। ठीक है, चलिए अभी अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में पटना से लेकर के और हल्दिया तक इसका व्यापारिक उपयोग होता है। ठीक है, यानी कि पटना से लेकर के और हल्दिया तक, पटना से हल्दिया तक ये 460 560 की जो दूरी है, यानी कि लगभग 1020 किलोमीटर के जो ये इसका मार्ग है, इसमें व्यापारिक जो गतिविधियां हैं, जो व्यापारिक उपयोग है इसके द्वारा हो रहा है। राष्ट्रीय यानी कि पटना से लेकर हल्दिया तक ये शुरू हो चुका है। ठीक है, अब बस इलाहाबाद से पटना तक की 600 किलोमीटर की जो दूरी है इसका विकास और किया जाना बाकी है। उसके बाद ये पूरा प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं नेशनल हाईवे नंबर 2। ये तो गया नेशनल हाईवे नंबर 1। सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना काफी प्रबल रहती है, तो इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 को अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, तो इसका विकास किया गया है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, सादिया से लेकर के और धुबरी तक। ये दोनों ही असम के ही जिले हैं, सादिया और धुबरी, और दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो विकास किया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही किया गया है, सादिया से लेकर के और धुबरी तक। सादिया, उसके बाद फिर गुवाहाटी, गुवाहाटी से आगे बढ़ते हुए जब ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर मुड़ करके और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बिल्कुल वहीं पर बांग्लादेश और असम की सीमा पर धुबरी है। तो सादिया से लेकर के और धुबरी तक, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी इस तरीके से भारत में प्रवेश करती है, फिर ऐसे प्रवाहित होते हुए और इस तरीके से बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, यहाँ मान के चलिए अगर बांग्लादेश है और ये इधर से प्रवेश करी सेंटेक्सल फोल्ड लेकर के अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ आ गया आपका आसाम, यहाँ से असम आ गया। ठीक है, तो अब ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है वो यहां सादिया से लेकर और यहां पर है धुबरी,
वो है सादिया और ये है धुबरी। तो सादिया से धुबरी तक का ये वाला जो रूट है नदी का, इतना जो हिस्सा है, इसको क्या हमने घोषित किया है, नेशनल वाटर वे 2। ठीक, सादिया से लेकर के और धुबरी तक का जो नदी का क्षेत्र है। ठीक, कुल इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ है 891 किलोमीटर। 891 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 1988 में इसका निर्माण किया गया। 1988 में इसको नेशनल हाईवे नंबर 2 घोषित किया गया और फिर उसके बाद इसका निर्माण किया गया सादिया से लेकर के धुबरी तक। तो ये जो है हमारा दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है। पहला राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल जो जलमार्ग नंबर 1 है, दूसरा है जलमार्ग नंबर 2, दूसरा जलमार्ग है। ठीक है, अब यहां जो इस सादिया से लेकर धुबरी तक जो ब्रह्मपुत्र नदी है वर्ष भर पानी से भरी हुई रहती है। चौड़ाई भी अधिक है। हम लोग जानते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो जलराशि के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो सादिया से धुबरी तक ये 12 महीना, वर्ष के 12 महीना ये पानी से भरपूर रूप से भरी हुई रहती है। इस वजह से सादिया से धुबरी तक पूरे वर्ष इसका व्यापारिक प्रयोग होता है। तो अगर हम यहां बात करें तो इसका जो है वर्ष भर व्यापारिक उपयोग होता है। यानी कि सादिया से लेकर धुबरी तक इसमें वर्ष भर छोटे छोटे जो क्रूजेज हैं, छोटे छोटे जो बोट हैं, जहाज हैं, स्टीमर हैं, वो साल भर चलते हैं और साल भर यहां से यहां तक यात्रियों का परिवहन और माल का परिवहन होता है। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा नहीं कि ये साल की केवल 4 महीना चलता है, 5 महीना चलता है, ये 12 महीना चलता है। ठीक है, क्योंकि पानी की जो मात्रा है इसमें साल भर बनी रहती है पर्याप्त रूप से। ठीक है, तो इसका व्यावसायिक प्रयोग जो है साल भर होता है। 891 किलोमीटर लंबाई होगी, 1918 दूसरा जलमार्ग। ठीक है, कहां पर है ये सादिया धुबरी जलमार्ग? असम में। असम का ही क्षेत्र है सादिया और असम में ही है धुबरी। तो ये तो हो गया आपका जलमार्ग संख्या 2, सादिया से धुबरी तक। नदी अगर आपसे पूछ लेता है नदी कौन सी है, तो नदी भी याद रखना है ब्रह्मपुत्र। जो नंबर 1 है उसका विकास किस नदी पर हुआ है, तो गंगा पर। गंगा उसकी सहायक भागीरथी और हुगली, यानी कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। और जलमार्ग संख्या 2 का विकास किस नदी पर हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, कौन से राज्य में, तो असम राज्य में। और जलमार्ग नंबर 1 का विकास 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। चलिए अब हम देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कौन सा है, तो ये है दोस्तों, ये केरल में स्थित है और केरल में कोट्टापुरम से लेकर के कोल्लम तक। तो केरल के कोट्टापुरम से लेकर के और यहां पर है कोल्लम। कोट्टापुरम से लेकर के और केरल के कोल्लम तक इसका विकास किया गया है। ठीक है, केरल के कोट्टापुरम से लेकर के कोल्लम तक इसका विकास किया गया है। तो इसका जो निर्माण किया गया है ये पश्चिमी तट के समानांतर नहर का विकास करके किया गया है। तो ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 3 है, ये पहला जलमार्ग है जिसका जो निर्माण है वो नहरों के सहारे किया गया है। अभी तक जो हमने पहले 2 जलमार्ग देखे उनका निर्माण नदियों में किया गया है, लेकिन ये जो जलमार्ग संख्या 3 है ये क्या है, ये पहला जलमार्ग है। पहला जलमार्ग है जिसका निर्माण नहरों के सहारे। पहला जलमार्ग जिसका निर्माण नहरों के सहारे किया गया है। तो असम हम जानते हैं कि पश्चिमी तट पर स्थित है। असम का सॉरी केरल पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट में ही पश्चिमी तट के समानांतर नहर का विकास किया गया है और उस नहर में कोट्टापुरम से कोल्लम तक जलमार्ग संख्या 3 का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसी में 2-3 और छोटे छोटे नहरों में भी विकास किया गया है।
जैसे कोट्टापुरम से कोल्लम तक तो पश्चिमी तट नहर हुई गई, ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक इसको हम कहते हैं पश्चिमी तट नहर। ठीक, यहां पर है केरल का शहर कोच्चि, यहां पर केरल का शहर कोच्चि है, यहां पर केरल का शहर कोच्चि मान लीजिए। तो कोच्चि से लेकर के, कोच्चि से एक नहर और निकाली गई है। ठीक, कोच्चि से लेकर के, और ये है कोच्चि, कोच्चि या कोचीन, केरल के कोच्चि से एक नहर निकाली गई है। कहां से निकल गई है? पाथलम सेतु एक जगह है। केरल के कोच्चि से एक नहर और निकाली गई है जो कहां तक जाती है? पाथलम सेतु तक जाती है, और इस नहर का नाम है उद्योग मंडल। ठीक, तो केरल के कोच्चि से पाथलम सेतु एक जगह है केरल में, वहां तक एक नहर बनाई गई है और उस नहर का नाम है उद्योग मंडल। तो ये वाली नहर भी जलमार्ग संख्या 3 में शामिल है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि उद्योग मंडल नहर निम्न में से किस जलमार्ग का हिस्सा है? तो किस जलमार्ग का हिस्सा है? जलमार्ग संख्या 3 का, कोच्चि से पाथलम सेतु तक। ठीक है, उसी तरीके से कोच्चि से एक नहर और निकाली गई है, कोच्चि से अबला मुंगल तक एक नहर निकाली गई है। यही कोच्चि से ही एक और जगह है, इसका नाम है अबला मुंगल। कोच्चि से अबला मुंगल तक एक नहर और निकाली गई है, और इस नहर का नाम है चंपाकार नहर। इस नहर का क्या नाम है? चंपाकार नहर। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये जो जलमार्ग संख्या जो 3 है, वो 3 नहरों के सहारे बना हुआ है। पहली नहर कौन सी है? पश्चिमी तट नहर। देखिए सबसे बड़ी कौन सी हो गई? पश्चिमी तट नहर। दूसरी उद्योग मंडल नहर, कहां से? कोच्चि से लेकर पाथलम सेतु तक। और तीसरी नहर कौन सी है? चंपाकार नहर, कोच्चि से लेकर के और अबला मुंगल तक। तो ये जो जलमार्ग संख्या 3 है, ये 3 नहरों के सहारे विकसित है, 3 नहरों के सहारे निर्मित है या विकसित है। 3 नहरों को शामिल किया गया है जलमार्ग संख्या 3 में। ठीक है, इसी कभी कभी अगर लंबाई पूछ लेता है तो देखिए जो कोट्टापुरम से लेकर के और कोल्लम तक, ये जो पश्चिमी तट नहर है, इस पश्चिमी तट नहर की लंबाई है 168 किलोमीटर। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। जो उद्योग मंडल नहर है, इसकी लंबाई है 23 किलोमीटर। और अबला मुंगल, ये जो चंपाकार नहर है, इस चंपाकार नहर की लंबाई है 14 किलोमीटर। ठीक है, 168, 14 और 23 किलोमीटर। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? देखिए उद्योग मंडल नहर की लंबाई 30 किलोमीटर और चंपाकार नहर इसकी लंबाई 14 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी हो गई? टोटल लंबाई है 205 किलोमीटर। ठीक, तो जलमार्ग संख्या 3 की कुल लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर। 3 नहरों के सहारे स्थित है, पश्चिमी तट नहर, उद्योग मंडल नहर और चंपाकार नहर। पहला ऐसा जलमार्ग है जिसका विकास नहरों के सहारे किया गया है, और पहला ऐसा ही जलमार्ग है जो कि पूरे 24 घंटे, मतलब पूरे दिन, ऐसा नहीं है कि टाइड्स आए या फिर जब उस नहर में पानी छोड़ा जाए तब उसमें ट्रांसपोर्टेशन संभव हो पाए, तो ऐसा नहीं है। ये ऐसा पहला जलमार्ग है नहरों के सहारे बना हुआ जो कि पूरे 24 घंटे परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है, नहरों के सहारे, नहरों पर बने होने के बावजूद भी दिन के 24 घंटे यातायात सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। इसका अगर निर्माण देखें हम तो 1993 में, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है, इसका निर्माण 1993 में किया गया। और कहां किया गया? तो केरल में, केरल में इसका निर्माण किया गया। तीनों नहरों के आपको ध्यान में रखना है, पश्चिमी तट, उद्योग मंडल और चंपाकार नहर। ठीक है, तो इसके पूरा जो विस्तार है, पूरा क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में नौवहन की सुविधा उपलब्ध है। चलिए अब हम देखते हैं जलमार्ग संख्या 4 को।
देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो नेशनल हाईवे जो नेशनल जलमार्ग नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है वो है। फिर ये जो जलमार्ग संख्या जो 3 है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपसे पूछा जाता है किस किस नहर को शामिल किया गया है, तो उसमें उसको आप याद रखना है। अब हम देखते हैं जलमार्ग संख्या 4। जलमार्ग संख्या 4 देखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। इसका विस्तार कहां से कहां तक किया गया है, तो इसका विस्तार तो किया गया है काकीनाडा से लेकर के और पुदुचेरी तक। इसका विस्तार किया गया है, यहां पर है काकीनाडा, काकीनाडा से लेकर के और पुदुचेरी तक, काकीनाडा से लेकर के पुदुचेरी तक इसका विकास किया गया है जलमार्ग संख्या 4 का। ठीक है, ये भी ये जो जलमार्ग संख्या जो 4 है ये नहर और नदियों दोनों के सहारे इसका विकास किया गया है। जैसे कि 1 और 2 है उसका विकास सिर्फ नदियों के सहारे हुआ था, जलमार्ग संख्या 3 का विकास सिर्फ नहरों के सहारे हुआ था, लेकिन जलमार्ग संख्या जो 4 है ये नदी व नहर दोनों के द्वारा इसका विकास किया गया है, दोनों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, काकीनाडा से पुदुचेरी। अब इसको हम लोग देखते हैं, इसमें जो है दो इसी जलमार्ग के अंतर्गत 2 ऐसे मार्ग भी हैं जिनका विकास नदियों के सहारे किया गया है और उसको भी जलमार्ग संख्या 4 में शामिल किया गया है। जिसमें से अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश में ये है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी। तो इस गोदावरी नदी में यदि आंध्र प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है भद्राचलम। एक शहर है जिसका नाम क्या है? भद्राचलम। तो यहां पर गोदावरी नदी में स्थित शहर भद्राचलम से लेकर के और यहां पर एक शहर जिसका नाम है राजमुंद्री, ये भी इसी में शामिल है जलमार्ग संख्या 4 में। ये जो रूट है ना गोदावरी नदी का भद्राचलम से लेकर राजमुंद्री तक, ये भी जलमार्ग संख्या 4 में शामिल है। साथ ही साथ काकीनाडा से लेकर के पुदुचेरी तक जो नहरों का विकास किया गया, ये देखिए ये पूरा नहर है। ठीक है, ये नहर का विकास, यहां से यहां तक नहर है पूरी, तो ये नहर शामिल हो गई इसमें काकीनाडा से लेकर पुदुचेरी तक। इसी जलमार्ग के अंतर्गत ही गोदावरी नदी का भद्राचलम से लेकर राजमुंद्री तक का हिस्सा। ठीक, और फिर उसी के साथ हम देखें तो कृष्णा नदी का, ठीक है, जो कृष्णा नदी है इस कृष्णा नदी का वजीराबाद से लेकर के और विजयवाड़ा, कृष्णा नदी का जो हिस्सा है तो यहां पर है वजीराबाद से लेकर के और विजयवाड़ा, यहां पर है आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा। नदी कौन सी है? तो नदी है कृष्णा। तो ये तीनों जो रूट है ना, ये तीनों रूट शामिल किए गए हैं, ये तीनों ही जो रूट्स हैं ये तीनों रूट शामिल किए गए हैं नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवेज नंबर 4 में। यानी गोदावरी नदी का भद्राचलम से लेकर राजमुंद्री तक का हिस्सा, कृष्णा नदी का वजीराबाद से लेकर के विजयवाड़ा तक का हिस्सा, और ये जो नहर है पूर्वी तट नहर। ठीक है, वो था पश्चिमी तट नहर और ये क्या है? ये है पूर्वी तट नहर। इसको सामूहिक रूप से हम कहते हैं पूर्वी तट नहर। तो ये जो पूर्वी जो तट नहर है इसका काकीनाडा से लेकर के पुदुचेरी तक हिस्सा, ये तीनों मिलाकर के जलमार्ग संख्या 4 का विकास करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि जो काकीनाडा से लेकर पुदुचेरी तक का जो पूर्वी तट नहर का विकास है उसमें क्षेत्रीय स्तर पर, ठीक है, यानी कि स्थानीय जगह पर, ठीक है, कुछ अलग अलग नहरों का विकास किया गया है और उन सभी नहरों को जोड़ करके और उसका सामूहिक नाम दे दिया गया है पूर्वी तट नहर। यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग नहरें हैं और फिर सभी को सामूहिक रूप से पूर्वी तट नहर बोल देते हैं। तो यहां पर एक नहर है जिसका नाम है काकीनाडा नहर। ये आपसे बोल देता है मिलान करने के लिए उत्तर से दक्षिण दिशा में ध्यान देना है। काकीनाडा नहर, यहां पर है एल्लूरू नहर, पहले होगी काकीनाडा नहर, फिर एल्लूरू नहर, फिर कामामूर नहर, एल्लूरू नहर हो गई,
उसके बाद यहाँ पे कम्मामोर, कम्मामोर नहर, ये उत्तर से दक्षिण आपको याद रखना है, काकीनाडा, इल्लूरू, कम्मामोर, फिर उसके बाद बकिंघम नहर। बकिंघम नहर को भी हम लोग दो में बांटते हैं, उत्तरी बकिंघम नहर और दक्षिणी बकिंघम नहर। तो देखिए चार नहरें याद रखनी, काकीनाडा नहर, एल्लूरू नहर, कम्मामोर नहर और बकिंघम नहर। इन चारों नहरों को मिलाकर के सामूहिक रूप से हम कह लेते हैं पूर्वी तट नहर, और इसी में विकास किया गया है जलमार्ग संख्या 4 का। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जलमार्ग संख्या 4 का विकास किन में है, ठीक है, किनको मिलाकर के जलमार्ग संख्या 4 का विकास किया गया है, तो उसमें देखिए काकीनाडा नहर को शामिल किया गया है। मैं नंबर डाल देता हूं, किसको किसको शामिल किया गया है, काकीनाडा नहर को शामिल किया गया है, एल्लूरू नहर को शामिल किया गया है, कम्मामोर नहर को शामिल किया गया है, बकिंघम नहर को शामिल किया गया है, उसके बाद गोदावरी नदी को शामिल किया गया है और कृष्णा नदी को शामिल किया गया है। यानी कि 6 वाटर बॉडीज को मिला करके और जलमार्ग संख्या जो 4 है उसका विकास किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कहां से कहां तक विकास किया गया है और किन किन नहरों को और किन किन नदियों को मिला करके इस जलमार्ग संख्या जो 4 है इसका विकास किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुछ चीजें और, जैसे कि अगर हम देखें कि इसका जो विस्तार है वो किन किन राज्यों में है। ठीक है, इसका विस्तार अगर हम बात करें, विस्तार किस किस राज्य में है, तो देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि राजमुंद्री कहां का क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश का, तो इसमें आंध्र प्रदेश, इस जो जलमार्ग संख्या 4 है इसमें आंध्र प्रदेश शामिल है, तेलंगाना का कुछ हिस्सा शामिल है और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा शामिल है, तमिलनाडु। तो इन 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में इस जलमार्ग संख्या जो 4 है इसका विकास है। इसकी अगर कुल लंबाई की बात कर लें, टोटल लेंथ कितनी है, तो 1095 किलोमीटर, 195 किलोमीटर इस जलमार्ग की कुल लंबाई है। ठीक है, जिसमें से जो ये पूर्वी तट नहर है, यानी कि यहां से यहां तक की जो पूरी लंबाई है ना, यहां से यहां तक की ये पूरी तट नहर। ठीक है, पूर्वी तट नहर में मैंने बताया कि चारों नहरों को मिला करके नाम दिया गया पूर्वी तट नहर। तो इस पूर्वी तट नहर की लंबाई है 767 किलोमीटर, पूर्वी तट नहर की लंबाई है। गोदावरी नदी की अगर बात करें तो जो गोदावरी नदी का हिस्सा है इसकी कुल 171 किलोमीटर लंबाई है, यानी कि भद्राचलम से लेकर राजमुंद्री तक गोदावरी नदी में 171 किलोमीटर को इसमें शामिल किया गया है, और कृष्णा नदी का 157 किलोमीटर, और ये कृष्णा नदी है इसका वजीराबाद से लेकर विजयवाड़ा तक का 157 किलोमीटर का जो लंबाई है। ठीक है, तो नदी की कुल 157 किलोमीटर लंबाई को इसमें शामिल किया गया है। ठीक, चलिए अच्छा, अब जैसे ये जो बकिंघम नहर है ना, ये जो बकिंघम नहर है इसकी याद रखिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये इतनी बकिंघम नहर है यहां से लेकर के यहां तक की, यहां से लेकर के यहां तक की ये बकिंघम नहर है, और यहीं पर एक नदी, चलिए जो यहीं पर जो है ये है कृष्णा नदी बह रही है, और कृष्णा नदी के ही पैरेलल आंध्र प्रदेश में एक नदी और बहती है, इस नदी का नाम है पेन्नार। ठीक, तो देखिए जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी और पेन्नार नदी को जिस नहर के द्वारा मिलाया गया है, नदी जोड़ो परियोजना के तहत जिस नहर के द्वारा मिलाया गया है कृष्णा नदी, और देखिए ये पेन्नार नदी है यहां तक आ रही है, ये कृष्णा नदी है, ये भाई दोनों ऐसे करके आगे निकल जाएंगी, स्वाभाविक सी बात है, आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी। तो कृष्णा नदी को लेकर, कृष्णा नदी को पेन्नार नदी से जिस नहर के द्वारा जोड़ा गया है उस नहर का नाम है बकिंघम नहर। ये आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, देखिए बकिंघम नहर है ना, तो कृष्णा नदी को पेन्नार नदी से बकिंघम नहर के द्वारा जोड़ा गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी को पेन्नार नदी से किस नहर के द्वारा जोड़ा गया है, तो पेन्नार नदी के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, उस तरीके से गोदावरी और कृष्णा को किस नहरों के द्वारा जोड़ा गया है, तो 2 नहरों का मुख्य उल्लेख है, इल्लूरू नहर और कम्मामोर नहर। तो वो ख्याल आप याद रखिए, यह नहर केवल बकिंघम नहर इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको बकिंघम नहर याद रखना है कि कृष्णा नदी को पेन्नार नदी से बकिंघम नहर के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, चलिए
ये तो हो गया आपका जलमार्ग संख्या 4। अच्छा, इसका निर्माण कब किया गया है? तो 25 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या का जो निर्माण है ये किया गया 25/11/2008 को। ठीक, चलिए जलमार्ग संख्या 3 का कब निर्माण किया गया था? तो 1993 में। तो डिफरेंस समझ में आया ना? पहला और दूसरा जो जलमार्ग है वो सिर्फ नदियों के सहारे बना है, तीसरा जलमार्ग केवल और केवल नहर के सहारे बना है, और जो चौथा जलमार्ग है इसमें 2 नदियां भी शामिल हैं, कृष्णा और गोदावरी, और जो है एक नहर भी शामिल है। मतलब नहरों का एक पूरा जाल, जिसमें से काकीनाडा, एलुरु, कम्बामोर और बकिंघम 4 नहरें शामिल है। अपने चारों को मिलाकर के पूर्वी तट नहर बोला गया है। ठीक है, जलमार्ग संख्या 3 का विकास पश्चिमी तटीय नहर के सहारे किया गया है। ये हमने देख लिया जलमार्ग संख्या 4। अब हम देखेंगे जलमार्ग संख्या 5 को, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। इस राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 का विकास हम देखेंगे। तो इसका निर्माण किया गया है, यहां पर वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है जियो नथली। वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है जियो नथली। ठीक है, तो जियो नथली से लेकर के, और वेस्ट बंगाल की जियो नथली से लेकर के और पारादीप उड़ीसा तक। उड़ीसा आप लोगों को पता ना, पारादीप लगा है, पारादीप उड़ीसा तक। ठीक, तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 5 है इसका विकास जियो नथली वेस्ट बंगाल से लेकर के और पारादीप उड़ीसा तक किया गया है। ठीक, पहले चरण में जियो नथली से लेकर के यहां पर एक जगह है चिरबतिया। पहले चरण में जो विकास हुआ तो वो हुआ जियो नथली से लेकर के चिरबतिया तक, और चिरबतिया उड़ीसा में स्थित है। पहला जो विकास हुआ इस राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का, तो जियो नथली से लेकर के चिरबतिया तक, यानी कि अगर इसको अलग अलग फेजेस में बांटे तो जियो नथली से लेकर चिरबतिया। ठीक है, चिरबतिया से लेकर के धामरा तक। दूसरे चरण में चिरबतिया से लेकर के और यहां पर है धामरा, ये भी उड़ीसा में है। पहले चरण में वेस्ट बंगाल के जियो नथली से लेकर चिरबतिया, फिर चिरबतिया से लेकर धामरा, और फिर धामरा से लेकर के पारादीप उड़ीसा तक इसका विकास हुआ। इसमें 2 नदी रूट्स को भी शामिल किया गया है। इसमें 2 नदियों को भी शामिल किया गया, 2 नदी रूट्स को। जैसे देखिए, जो ये जियो नथली से लेकर चिरबतिया तक का जो ये इतना जो वाटरवेज का जो हिस्सा है, तो ये हिस्सा है पूर्वी तटीय नहर का, यानी कि पूर्वी तट पर एक नहर का विकास किया गया है। तो ये हिस्सा किसका है? पूर्वी तटीय नहर का हिस्सा है, जियो नथली से लेकर चिरबतिया तक का। और चिरबतिया से लेकर के और फिर धामरा तक ये जो हिस्सा है ये मताई नदी, एक मताई नदी है, इस मताई नदी पर इसका विकास किया गया है। यानी इतना जो रूट है इसका विकास पूर्वी तटीय नहर में किया गया है, यानी कि एक नहर को बना करके। ठीक है, पूर्वी तट के समांतर है, पहला एक नहर को बना करके जियो नथली को चिरबतिया से जोड़ा गया है, फिर चिरबतिया को धामरा से जोड़ा गया है मताई नदी के द्वारा, यानी कि इनके बीच में बहती है एक नदी मताई, इसके द्वारा। और धामरा से लेकर पारादीप का जो हिस्सा है ये महानदी का डेल्टाई हिस्सा है, महानदी का डेल्टाई क्षेत्र है। ठीक, तो धामरा से लेकर पारादीप का जो हिस्सा महानदी का डेल्टाई क्षेत्र है, चिरबतिया से धामरा तक का जो हिस्सा है वो मताई नदी के सहारे बना हुआ है, और जियो नथली से लेकर चिरबतिया का जो हिस्सा है वो पूर्वी तटीय नहर के साथ बना हुआ है। फिर एक जगह है तालचर, तालचर, तो तालचर को, ये तालचर है, तालचर को धामरा से मिलाती है ब्राह्मणी नदी, यानी ये भी इसी जलमार्ग संख्या 5 का हिस्सा है। ब्राह्मणी नदी का इतना हिस्सा जो कि तालचर को कहां से मिलाता है? धामरा से। ठीक है, तालचर को धामरा से मिलाता है ब्राह्मणी नदी। तो
तो ये सभी हिस्सा, देखिए इसको कितने फेजेस में बांट लिया हमने। ये जो जलमार्ग संख्या 5 है, एक तो हो गया यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा पूर्वी तटीय नहर के सहारे, फिर यहां से लेकर के यहां वाला हिस्सा मताई नदी के सहारे, और धामरा से लेकर पारादीप का हिस्सा महानदी के डेल्टाई क्षेत्र के सहारे, और चौथा तालचर से लेकर के धामरा किसके सहारे, ब्राह्मणी नदी के सहारे। तो इन चारों को मिला करके राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 का विकास किया गया है। ठीक है, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण भी 25 नवंबर 2008 को हुआ, यानी कि जलमार्ग संख्या 5 के साथ। टोटल अगर हम लेंथ की बात कर लें, ठीक है, कुल इसकी लंबाई कितनी है, तो टोटल लेंथ है 623 किलोमीटर, 623 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ब्राह्मणी नदी वाला जो ये रूट है, इसकी कुल लंबाई है 265 किलोमीटर, यानी ब्राह्मणी नदी का टोटल कुल 265 किलोमीटर का जो लंबाई का जो हिस्सा है वो इसके अंदर शामिल किया गया है। चिरबतिया से लेकर धामरा तक का, यानी कि मताई नदी का 40 किलोमीटर का हिस्सा, यानी कि चिरबतिया से लेकर के और धामरा तक का, यहां से यहां तक का जो हिस्सा है वो कितना है, वो 40 किलोमीटर है। धामरा से लेकर पारादीप का जो हिस्सा है, धामरा से पारादीप का जो हिस्सा है, ये है कुल 101 किलोमीटर। धामरा से पारादीप का हिस्सा कितना है, कुल 101 किलोमीटर। चिरबतिया से धामरा तक का हिस्सा है कुल 40 किलोमीटर, और जियोनगरी से चिरबतिया तक का जो हिस्सा है, ये पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ये है 217 किलोमीटर। ठीक है, तो 265, 217, 40 और 101 इतना है, और ये कुल मिलाकर कितना हो गया, 623 किलोमीटर। ठीक है, 217 प्लस 40 प्लस 101 और प्लस 265 मिलाकर कितना हो गया, कुल 623 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 की। अगर इसकी हम बात करते हैं कि कौन कौन से जलमार्ग संख्या 5 है, किस किस राज्य में इसका विस्तार है, तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 6 है, ये सबसे नवीन और सबसे छोटा जलमार्ग है, मात्र 121 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लेंथ है इसकी मात्र 121 किलोमीटर। सबसे छोटा एवं सबसे नया कब बना, 2013 में। ठीक है, 2013 में इसका निर्माण किया गया, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 का। लखीमपुर से लेकर के भागा तक, असम में ही इसका विकास कहां पे है, असम में लखीमपुर से लेकर के और भागा तक, कहां, असम में। ठीक है, तो जो जलमार्ग संख्या 6 है वो सबसे नया सबसे छोटा जलमार्ग है, कुल लंबाई 121 किलोमीटर। 2013 में इसका निर्माण किया गया, लखीमपुर से भागा तक असम में इसका निर्माण है, इसका क्षेत्र है। चलिए, 25 मार्च 2016 को एक प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, और ये प्रस्ताव किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016। 25 मार्च 2016 को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 ये प्रस्ताव पारित किया गया। और ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव के अंतर्गत क्या कहा गया कि जो जलमार्ग हैं, जलमार्गों की संख्या बढ़ा करके 111 कर दी जाए, यानी कि इन 6 का डेवलपमेंट तो हो चुका है, इन 6 के अलावा 105 और नए जलमार्गों का विकास किया जाए, यानी कि 105 अन्य नए जलमार्गों का भी विकास के लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया। यानी कि कुल अब जलमार्ग कितने हो जाएंगे, 105 प्लस 6, यानी कि 6 ओल्ड और 105 न्यू। ठीक है, यानी इस तरीके से भारत में कुल 111
जल मार्गों के विकास का प्रस्ताव पारित हो गया, और 105 है नए, इनके विकास का कार्य बड़ी तेजी के साथ आगे चल रहा है। कब प्रस्ताव पारित हुआ था? 25 मार्च 2016 को। तो याद रखना है आपको, 25 मार्च 2016 के राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के प्रस्ताव के द्वारा जलमार्गों की संख्या को बढ़ा करके अब 11 कर दिया गया है, जिसमें से 6 का विकास पूरा हो चुका है और 105 नए जलमार्गों का विकास चल रहा है। तो ये तो हम लोगों ने जलमार्ग देख लिए, काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम देखते हैं जो इसका हम लोग जलमार्गों में जो दूसरा पार्ट है, महासागरीय परिवहन। ठीक है, एक तो अंतर्देशीय परिवहन था और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? महासागरीय परिवहन। ठीक, ठीक है, दूसरा क्या है? महासागरीय परिवहन। इस महासागरीय परिवहन में मैंने कहा 13 बड़े बंदरगाह हम देखेंगे और इसके अंतर्गत लगभग 150 ही छोटे और मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। तो ये जो छोटे और मध्यम आकार के बंदरगाह ये हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है 13 बड़े जो बंदरगाह है। ठीक है, तो आइए हम लोग 13 बड़े बंदरगाहों की बात करते हैं महासागरीय परिवहन की दृष्टि से। ये है कहाँ इनका थोड़ा सा रफली में, अरे ऊपर का उत्तर का तो मैप बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बंदरगाह तो वही होंगे जहां पे क्या होगा, जो तटीय क्षेत्र होंगे, है ना, जो तटीय सीमा जो बनाएगा वही बंदरगाहों का विकास होगा। ये मान के चलिए, नीचे तक नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहां पर कच्छ केरल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांदला, कांदला बंदरगाह। ठीक है, कच्छ केरल में एक बंदरगाह जिसका नाम है कांदला बंदरगाह। यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, फिर ये जो मुंबई बंदरगाह है ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो इसी बंदरगाह के द्वारा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह था। इसी वजह से इसमें जो कार्यभार है, जो लोड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसी कारण से मुंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए, जो कार्यभार को कम करने के लिए मुंबई में ही एक और नया बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है न्यावा शेवा। न्यावा शेवा, ठीक है। तो मुंबई बंदरगाह के लिए कार्यभार को कम करने के लिए न्यावा शेवा बंदरगाह, या इसी को हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल। तो एक हो गया कांदला, मुंबई, न्यावा शेवा। अभी हम इनकी सब विशेषताएं भी देखेंगे, पहले हम देखें कहां कहां है। उसके बाद ये दोनों तो कहां पे हो गए, देखिए ये हो गया आपका गुजरात में, ये दोनों कहां हो गए, महाराष्ट्र में। फिर एक बंदरगाह है यहां पर जिसका नाम है मरमागांव, मरमागोवा या मरमागांव भी कहीं पढ़ते हैं, मरमागोवा या मरमागांव। ठीक है, ये कहां पर है, गोवा में, मरमागांव या मरमागोवा। फिर हम देखेंगे यहां पर है आपका कर्नाटक में न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर कहां पर है, कर्नाटक में। तो मरमागांव गोवा के बाद न्यू मंगलौर हो गया। न्यू मंगलौर के बाद हम देखते हैं यहां पे केरल में, मालाबार तट पर केरल में यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोचीन। कोचीन या कोच्चि बंदरगाह यहां पर केरल में। ठीक है, तो कितने जो पश्चिमी तट उस पर कितने बंदरगाह हो गए, 3, 4, 5, 6 बंदरगाह हैं बड़े पश्चिमी तट पर और 7 बंदरगाह हैं पूर्वी तट पर। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे मन्नार की खाड़ी पर एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है तूतीकोरिन। कहां पर है, तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी में एक बंदरगाह है जिसका नाम है तूतीकोरिन। आपका
जो कोरोमंडल तक है उस पर, ठीक है, तूतीकोरिन। और जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये कहां पर है? तमिलनाडु में। अब इस तूतीकोरिन बंदरगाह का जो अच्छा, तूतीकोरिन बंदरगाह हो गया कहां? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक और बंदरगाह भी है यहां पर, इसका नाम क्या है? चेन्नई। ये कहां पर हो गया? ये भी तमिलनाडु पर। तो तमिलनाडु में दो बंदरगाह देखिए, एक तो तूतीकोरिन और एक चेन्नई। अब चूंकि जो चेन्नई बंदरगाह है ये भारत का दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है, तो इसमें भी जो कार्यभार है, जो लोड बहुत ज्यादा था, तो इस चेन्नई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए यहां पर एक बंदरगाह का विकास और किया गया, ठीक है, और इस बंदरगाह का नाम है एन्नौर। तो ये जो एन्नौर बंदरगाह है ये भारत का पहला निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित, यानी कि इसका जो मैनेजमेंट है वो निजी सेक्टर में होता है, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो एन्नौर बंदरगाह भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मैनेज किया जाने वाला बंदरगाह है, ठीक है। तो तूतीकोरिन हो गया, चेन्नई हो गया, एन्नौर हो गया। अब इसके बाद एन्नौर के बाद हम देखेंगे यहां पर आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापत्तनम, हम वाइजैक भी बोलते हैं, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे गहरा बंदरगाह है इसको, अब इसकी विशेषताएं हम एक साथ देखेंगे सबकी, ठीक है। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह हो गया सबसे गहरा बंदरगाह, एन्नौर निजी क्षेत्र का बंदरगाह हो गया, चेन्नई खुला बंदरगाह है, ठीक है। और इसीलिए खुला बंदरगाह इसी वजह से इसमें हम देखेंगे अभी कि बाउंड्री का भी निर्माण किया गया है तकरीबन 950 मीटर लंबाई की, ताकि जो ज्वार भाटा जो आ रहे हैं, जो चक्रवात आते हैं, समुद्री जो पवनें चलती हैं, उनसे वायु जो पोत हैं, जो जहाज में उनको नुकसान ना हो, इसी वजह से चूंकि खुला बंदरगाह है, ठीक है, तो इसीलिए बाउंड्री का निर्माण किया गया है। विशाखापत्तनम हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 3 3 6 4 10। विशाखापत्तनम वाइजैक आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा बंदरगाह। फिर अब देखेंगे उड़ीसा में एक बंदरगाह, उड़ीसा में, जिसका नाम है पारादीप। पारादीप बंदरगाह कहां? उड़ीसा में। 11 हो गया बंगाल में, ये हल्दिया, और ये देखिए जो हल्दिया बंदरगाह है, इसी को जो भारत के अंदरूनी जो हिस्से हैं उनसे कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ही जलमार्ग संख्या 1 का विकास किया गया। मैंने कहा था ना इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक जलमार्ग संख्या 1। तो ये हल्दिया क्या है? बंदरगाह। बंदरगाहों से देश के संपूर्ण जो आयात निर्यात होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो इन मात्र 13 बंदरगाहों से भारत का लगभग 70% से अधिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा होती है बंदरगाहों की, इसी वजह से हल्दिया बंदरगाह को भारत के अंदरूनी हिस्सों से कनेक्टिविटी देने के लिए हम अंतःस्थलीय जलमार्गों का विकास कर रहे हैं। तो एक हो गया ये हल्दिया। एक और बंदरगाह है, ये है आपका हुगली नदी। इस हुगली नदी के बाएं तट पर स्थित है एक बंदरगाह, इसका नाम है कलकत्ता, ठीक है। तो जो कलकत्ता बंदरगाह है वो एक नदी बंदरगाह है, नदी पत्तन है, और इसमें जब जहाज प्रवेश करते हैं, एक तो बड़े जहाज इसमें प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि क्या है कि सब ये समुद्र के किनारे तो स्थित है नहीं, ये जो है हुगली नदी के किनारे है। ये कौन सी नदी? हुगली नदी। तो ये जो कलकत्ता बंदरगाह है हुगली नदी के तट पर स्थित है, तो जहाजों को समुद्र से हुगली नदी में प्रवेश करना पड़ता है और फिर जाकर के वो कलकत्ता बंदरगाह पहुंचते थे। तो बड़े जहाजों का यहाँ पे प्रवेश संभव नहीं था, इसी वजह से बड़े जहाजों के लिए पश्चिम बंगाल में एक नया बंदरगाह बनाया गया, हल्दिया बंदरगाह। यानी जो बड़े जहाज हैं वो इस हल्दिया बंदरगाह पर आकर के रुक जाएंगे और फिर वहां, और लेकिन जो छोटे बंदरगाह हैं वो कलकत्ता बंदरगाह तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कलकत्ता बंदरगाह के पास यहाँ पर एक पोर्ट बनाया गया है जिसका नाम है खिदिरपुर। ये कलकत्ता बंदरगाह का जो कलकत्ता है बंदरगाह है, तो उसका एक तरीके से जो एक जलयान है उनको रुकने के लिए यहाँ पर खिदिरपुर एक तरीके से हार्बर बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर है एक हार्बर जिसका नाम है डायमंड हार्बर, बिल्कुल मुहाने पर हार्बर होते हैं, यहाँ पर जलयान आकर के रुकते हैं, वो हार्बर होते हैं। और कलकत्ता बंदरगाह का जो हार्बर है उसको कहते हैं खिदिरपुर हार्बर, ठीक है। तो कलकत्ता बंदरगाह को जाने वाले जो जहाज है वो इस खिदिरपुर हार्बर पर जाकर के इस जगह पर रुकते हैं। हार्बर को रेड पेन से बना देता हूं।
तो दो हार्बर है, एक तो बिल्कुल मुहाने पर है यानी कि समुद्र में, जिसको हम कहते हैं डायमंड हार्बर, और एक हार्बर है यहाँ पर जिसको हम लोग कहते हैं खिदिरपुर हार्बर। ठीक है, तो कलकत्ता बंदरगाह में जो जहाज जाते हैं वो इस खिदिरपुर हार्बर में रुकते हैं, और जो जहाज इस यहीं पर रुक जाते हैं मुहाने पर ही, उसको हम बोलते हैं डायमंड हार्बर। अब चूंकि देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखिए, ये जो हुगली नदी, इस हुगली नदी के द्वारा जहाजों को प्रवेश करना पड़ता है, जहाजों को कलकत्ता बंदरगाह तक पहुंचना पड़ता है। और हुगली नदी क्या है कि अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके आती है। ठीक है, अब इस अवसाद का जमाव ये यहाँ पे कर देती है, अवसाद का जमाव बिल्कुल अपने मुहाने पर कर देती है। अब जब अवसाद यानी गाद का जमाव, मिट्टी का जमाव जब हो जाएगा नदी में, तो नदी क्या हो जाएगी, उथली हो जाएगी, वहीं नीचे मिट्टी जम जाएगी। तो जो जहाज है, जहाज उसमें जा नहीं पाते, क्योंकि जहाज जब नदी में चलते हैं तो नीचे धंसेंगे ना थोड़ा सा, है जहाज थोड़ा सा नीचे दबेंगे। तो अब इसमें क्या है कि जितना जहाजों को आवश्यकता है नीचे दबने की, उससे कम गहराई रह जाती है। तो इसी कारण से इसका जो गाद है, इस गाद को समय समय पर हटाते रहा जाता है, और इसमें जो ये सेडिमेंट जो गाद है, इसका जमाव कम हो, जमाव को रोकने के लिए यहां पर एक डैम बनाया गया है, इसका नाम फरक्का डैम। ठीक है, अभी जब मैं अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा, देखते हैं अगर ड्रेनेज सिस्टम का लेक्चर लगता है, या फिर जो चैनल है जिसमें मैं अलग से वीडियो डालता हूं लर्नर्स पॉइंट, उस पर मैं सिस्टमैटिक वे में पूरा पढ़ा रहा हूं। क्लियर, तो उसमें माउंटेन्स कंप्लीट हो गए थे, प्लेन कंप्लीट हो गए हैं, प्लेन का एक वीडियो और आएगा 15-20 मिनट का, और उसके बाद फिर मैं ड्रेनेज सिस्टम से पढ़ाऊंगा। तो उसमें आप लोग देखेंगे किस तरीके से फरक्का डैम के पास से भागीरथी और हुगली नदी अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये जो फरक्का डैम है, फरक्का डैम का निर्माण ही किया गया है हुगली नदी के जो गाद हैं, जो अवसाद हैं, उनको कम करने के लिए। ठीक है, ताकि जो जहाज है वो यहां तक आसानी से आ जाए, कलकत्ता बंदरगाह तक। तो ये देखिए, ये मुख्य बंदरगाह हो गया। हम लोग मुख्य रूप से हल्दिया और कलकत्ता बंदरगाह को एक ही बंदरगाह में मिला के पढ़ लेते हैं, हल्दिया कलकत्ता बंदरगाह। और 13वें बंदरगाह के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक बंदरगाह है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ये हो जाएगा हमारा 13वां बड़ा बंदरगाह। तो देखिए कितने बंदरगाह हो गए, कांडला बंदरगाह, मुंबई, न्यावा सेवा, मरमागोवा, न्यू मंगलोर, कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापत्तनम, पारादीप और कलकत्ता हल्दिया। ठीक है, एक ही में हमने मिला दिया, कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह और फिर पोर्ट ब्लेयर। तो कुल 13 बड़े बंदरगाह हो गए। ठीक है, और जो छोटे और मध्यम बंदरगाह वो 185 हैं, उनको हमें खास आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, देखने की। कुछ फैक्चुअल पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। जैसे भारत में कुल जितना भी माल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, तो उस माल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ठीक है, उस माल के व्यापार में अगर हम भार के लिहाज से देखें, तो भार के लिहाज से जो बंदरगाह है वो लगभग 95% भार के अगर हम दृष्टि से देखें तो लगभग 95% व्यापार यानी सामान का आयात निर्यात में भूमिका निभाते हैं, भार के लिहाज से 95%। और अगर हम कीमत के हिसाब से देखें तो कीमत के हिसाब से 70% का ठीक है भागीदारी करते हैं। भार के हिसाब से ये 13 बड़े बंदरगाह 95% में अपनी भागीदारी करते हैं, 95% भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। और अगर हम उस माल की कीमत के अकॉर्डिंग देखें तो 70% को, यानी कि जितना भी भारी सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या फिर विदेशों के साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो बंदरगाहों के थ्रू ही होता है। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं, अगर जो फॉरेन ट्रेड है तो फॉरेन ट्रेड अधिकतर किससे होता है, इन पोर्ट्स के द्वारा ही होता है। जो फॉरेन ट्रेड है वो अधिकतम इन जो पोर्ट्स है, जो बंदरगाह है, इनके द्वारा ही होता है, विदेशी व्यापार। चलिए ये तो हो गया। तो यहां तक हमने देख लिया, हमने आज देख लिया मुख्य बड़े बड़े पोर्ट्स देख लिए। अब हम लोग क्योंकि समय अपनी समाप्ति की ओर है, तो अब इन बंदरगाहों की क्या विशेषताएं हैं, कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं, किस किस माल का यहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ये हो गया।
और साथ में कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि सागरमाला परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना। ठीक है, इन जलमार्गों, ये जो जलमार्ग हैं इनके विकास के लिए, बंदरगाहों के विकास के लिए, बंदरगाहों को हाईवे से जोड़ने के लिए, ताकि बंदरगाहों का डेवलपमेंट तेज हो जाए, उसके लिए कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि सागरमाला परियोजना। उसी तरीके से एक परियोजना है सेतु समुद्रम परियोजना, उसके बारे में बताऊंगा कि अगर पश्चिमी तट से पूर्वी तट के बंदरगाह को तक जाना है किसी जहाज को, यानी कि मान के चलिए किसी जहाज को कोचीन बंदरगाह से चेन्नई बंदरगाह तक जाना है, तो पहले उसको निकल करके और श्रीलंका के दक्षिण से होकर के जाना पड़ता था, जिससे कि बहुत बड़ा रूट तय करना पड़ता था जहाज को, जैसे समय और फ्यूल दोनों का लॉस होता था। तो अब जो सेतु समुद्रम परियोजना है उसके अंतर्गत हम लोग जो ये एडम्स ब्रिज है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी और जो पाक की खाड़ी है, तो मन्नार और पाक की खाड़ी को मिलाने की बात चल रही है, ताकि जो एडम्स ब्रिज है उस एडम्स ब्रिज को थोड़ा सा तोड़ करके और मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को आपस में मिलाने की बात चल रही है, जिससे कि जो पश्चिमी तट से पूर्वी तट को जाने वाले जो जहाज हैं वो श्रीलंका का पूरा चक्कर न लगा करके और तमिलनाडु के कन्याकुमारी के दक्षिण से ही निकल जाए। ठीक है, जिससे कि समय और फ्यूल दोनों की बचत होगी, तीव्र यातायात हो जाएगा। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी तीव्र हो जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। ठीक, अगली क्लास में हम लोग इन 13 बंदरगाहों की विशेषताएं पढ़ेंगे, वायु मार्ग पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ परियोजनाएं पढ़ेंगे और जो पाइपलाइन परिवहन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। आज कलेक्शन नहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।